मैंने डब्बा उठाया, मैंने चीनी डाली, मैंने अदरक घिसा, नहीं आया था वो बिल्कुल अनाड़ी टाइप का, बन गया हीरो टाइप का। यानी वहां लो तुमसे बोला 50 रुपए दूंगी, चाय बना के ला, एंडो मतलब आने दो, एक्सो मतलब जाने दो। ऑक्सीजन बोलती है मैं जा रही हूं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। प्लेस का मतलब बेटा अच्छे से समझ, किसी को उठाया दूसरे को फेंक दिया और दूसरे ने अपनी जाकर जगह बना ली। मतलब जो यहाँ पे लेस रिएक्टिव है उसको हटना पड़ेगा, तो लेस रिएक्टिव वाला कंपाउंड क्या कर जाता है बेचारा, हट जाता है। मतलब ऑक्सीजन ने बोला आजा मैं तेरे साथ जुड़ जाती हूँ, हाइड्रोजन ने बोला नहीं मुझे दूर रहने का है। बढ़िया, रात तक आपके घर के बाहर गेट लगा हुआ था, सुबह उठते ही वो गायब हो गया। हैप्पी न्यू ईयर मेरे कमबैक वॉरियर्स। जैसा कि रात को 12 बजे आप सभी ने पार्टी ऑनलाइन कर लिया होगा, बट हमें एक बात पता है कि आज हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने 2025 में अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन किया, हमारे सिलेबस के 12 बजा चुके हैं, और अगर इसी तरीके से 12 बजे रहे तो बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आएगा हम बोलेंगे ये क्या आ गया। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है और बोर्ड एग्जाम में टॉपर जैसे अपनी आंसर शीट भरते रहना है और टॉपर जैसे 95% लेकर आना है, तो आज हम आ गए हैं अपने डे नंबर 1 में, जो कि रहने वाला है 40 डेज रिवीजन प्लेज का डे नंबर 1। आज डे नंबर 1 है, एनर्जी को हाई रखेंगे ताकि डे 40 तक पहुंचते पहुंचते हमारा सिलेबस हमसे बोले इसने तो सारा कर लिया, ये तो हमसे डरता ही नहीं है, ये तो सारे क्वेश्चन करके दिखा रहा है। तो मेरा नाम है अमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं 40 डेज रिवीजन प्लेज का डे नंबर 1, जिसमें आज हम सबक सिखाने वाले हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर को। क्योंकि इस चैप्टर ने केमिस्ट्री के नाम पे हमें इतना बेवकूफ बनाया है, इतना बेवकूफ बनाया है, कोई सी भी टाइप की इक्वेशन पटक देता है, हमें समझ में ही नहीं आती किस टाइप की इक्वेशन है। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, सारी चीजें हो जाएंगी। लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो क्वेश्चन भी करना आ जाएगा, समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन क्या है। अब अगर यहां पर हम ध्यान दें, जो केमिकल रिएक्शन है ये क्या है, क्योंकि अगर हमें केमिकल रिएक्शन ही नहीं पता तो इस चैप्टर को करने का भैया कोई मतलब नहीं। आसान भाषा में समझो, तुम बढ़िया क्या कर रहे थे, चाय बनाने निकले, तुम्हारी मम्मी ने बोला जा बेटा चाय बना के ला, चाय बना के लाएगा 10 रुपए दूंगी, चल 10 रुपए कम हो गए, मान लो तुमसे बोला 50 रुपए दूंगी, जा चाय बना के ला, तुम बढ़िया किचन में गए। अब किचन में जाने के बाद तुमने क्या करा, चाय पत्ती का डब्बा उठाया, शक्कर का डब्बा उठाया, अदरक को घिस दिया, क्योंकि ठंड चल रही है, रेजोल्यूशन है हमारा फर्स्ट डे का, तो हमने क्या करा, चाय बना ली। अब जब हम चाय बना रहे थे तो हमने देखा कि जिस दूध को हमने डाला वो दूध का नेचर अलग था, शक्कर का नेचर अलग था, चाय पत्ती का नेचर अलग था। बट जब एक बार पूरी चाय बनकर तैयार हो गई, भैया पूरी चाय बन गई, तो वो तो उसका कलर भी चेंज हो गया, कलर तो चेंज हो गया बेटा, बट देख जो दूध का टेस्ट था वो अलग आ रहा था, चाय का टेस्ट अलग आ रहा, शक्कर का टेस्ट अलग था, बट चाय में जाने के बाद उसका टेस्ट अलग हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम देखें, चाय पत्ती, शक्कर, दूध और अदरक ने अपने आप को एक साथ कंबाइन किया। भैया कंबाइन कैसे कर लिया, हमने तो उनको जुड़ने ही नहीं दिया। तो बेटा तूने हीट दी, तो जब हीट देते गया तो उन सभी ने क्या कर लिया, अपने आप को बदल लिया। मतलब बदल के वो कहां, लंदन चले गए क्या, ऐसी समझ ले वो लंदन चले गए, हमेशा के लिए वहीं पे रह गए। तो उन्होंने क्या देखा कि जो इनिशियल वाले हमारे प्रोडक्ट थे, यानी चाय पत्ती, शक्कर वगैरह था, वो फाइनल चाय में जब बदल गया तो उसकी जो प्रॉपर्टीज थी पहले वाले की और बाद वाले की, वो कंप्लीट तरीके से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती। क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो केमिकल रिएक्शन भी ऐसे समझो कि जब कभी हमारे इनिशियल या ओरिजिनल सब्सटेंस में किसी भी प्रकार के बदलाव आ जाते हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। भैया कौन सी वाली प्रॉपर्टी, फिजिकल वाली या केमिकल वाली, बेटा केमिकल वाली। अगर वो केमिकल वाली प्रॉपर्टी बदल ले पूरी तरीके से तो वो क्या बन जाता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। और जब कभी एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, यानी कभी भी एक न्यू सब्सटेंस बना किसी रिएक्शन के दौरान, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन। क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन। क्या बोला गया, चेंजेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस कंप्लीटली चेंज। जब हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस कंप्लीट तरीके से चेंज हो जाता है, उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, तो उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब इतना आसान, इतना आसान। केमिकल रिएक्शन क्या है, जब हमारे ओरिजिनल प्रोडक्ट की क्वालिटीज बदल जाती हैं, उसकी पुरानी क्वालिटीज अलग है, नई क्वालिटीज अलग है, तो उसे क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। बट जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको समझने के लिए दो चीजें हमें याद रखना है, एक है फिजिकल चेंज, एक है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब भैया बर्फ को हमने पानी बना दिया, पानी को हमने वेपर बना दिया, वेपर को वापस से हमने पानी बना लिया और पानी को हमने क्या बना दिया, वापस से बर्फ बना दिया। मतलब आप प्रॉपर्टी नहीं बदल रहे, आप उसका स्टेट बदल रहे हो। तो जब कभी स्टेट बदलता है तो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। बट जब कभी क्या होता है, हमारे सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टी बदल जाती है, ओरिजिनली वो अलग था और बन गया वो अलग, मतलब आया था वो बिल्कुल अनाड़ी टाइप का, बन गया हीरो टाइप का, यानी वहां पर हो गया है केमिकल चेंज। और जितने भी केमिकल चेंज होते हैं उन सभी को हम एसोसिएट करते हैं किसके साथ, केमिकल रिएक्शन के साथ। यानी जहां पर भी केमिकल चेंज हो रहा है वहां पर कौन सा रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। चलिए हमने केमिकल रिएक्शन तो देख लिया, अब देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन क्या।
अगर आपने केमिकल रिएक्शन कर लिया, बढ़िया चाय बना ली, अब चाय बनाने के बाद जब उस चाय बनाने की इक्वेशन लिखने जाओगे, मतलब किसी को तुम्हें डिस्क्राइब करना, तो ये बताओगे क्या, मैंने डब्बा उठाया, मैंने चीनी डाली, मैंने अदरक घिसा, नहीं। केमिकल इक्वेशन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, याद रखो। जब केमिकल रिएक्शन को हम उसके सबसे सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, यानी अगर हमने बता दिया कि केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ है, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे ध्यान दो, यहां पर हमने हाइड्रोजन लिया, हमने ऑक्सीजन लिया, हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करवाया, रिएक्ट करवाया, उसने क्या बना लिया, वाटर बना लिया। यानी जब हम बोल रहे हैं तो ये इक्वेशन बहुत ज्यादा लंबी है, बट जब हम क्या करते हैं, इसको इसके फॉर्मूला की मदद से, इसके सिंबल की मदद से डिस्क्राइब कर देते हैं, तो ये क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन। क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में अगर हम देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड रहती है और जो राइट हैंड साइड रहती है, यहां पर अगर ध्यान दिया जाए, ये लेफ्ट वाली साइड है और ये कौन सी वाली है, राइट वाली साइड। लेफ्ट वाली साइड पे हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट। क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, रिएक्टेंट। और जो दूसरी वाली साइड रहती है, इसमें क्या लिखते हैं हम, प्रोडक्ट। यानी भैया रिएक्शन से पहले जो चीजें रहती हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन होने के बाद जो चीजें बनकर तैयार हो जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और ध्यान दिया जाए, जो केमिकल इक्वेशन रहती है, अगर उसे हम और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हमारे स्टेट ऑफ मैटर रहता है, यानी जो रिएक्टेंट है, अगर ये सॉलिड है तो एस लिख दो, लिक्विड है तो एल लिख दो, एक्वस है तो AQ लिख दो, गैस है तो G लिख दो। यानी अगर हम क्या करें, हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रहते हैं, अगर इनके साथ इनका स्टेट भी लिख देते हैं और कोई कंडीशन है, जैसे मान लो आपने हीट दी है, या हो सकता है आपने इलेक्ट्रिसिटी दी है, या आपने किसी कैटलिस्ट का यूज किया, तो उसे एरो के ऊपर लिख दो। यानी अगर हम केमिकल रिएक्शन को सिंपल भाषा में बताना चाहते हैं, तो सबसे सिंपल तरीका है कि क्या कर दो, उसके साथ उसे अपने फॉर्मूला और सिंबल के फॉर्म में लिख दो। जब सिंबल के फॉर्म में लिख देते हैं और फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये क्या बना लेता है, केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन वो प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन को बहुत आसानी से बताया जा सकता है। लेफ्ट वाली साइड रिएक्टेंट आ जाते हैं, राइट वाली साइड आपके क्या आ जाते हैं, प्रोडक्ट आ जाते हैं। अगर इनके साथ दे के मार दो इनके स्टेट को, तो ये और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाते हैं, पता लग जाता है किस तरीके से ये रिएक्ट किए हैं और यहां पर इनका रिएक्शन किस वजह से हुआ है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, ये है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब भैया इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों सीखना है, क्योंकि अगर हम किसी रिएक्शन को करने जा रहे हैं, मान लो हम किसी रिएक्शन को कर रहे हैं, बट उसकी जो इक्वेशन है उसमें स्टार्टिंग में बोला भैया 2 mg है, बट लास्ट में बोल दिया वहां तो 4 mg है, यहाँ तो एक ऑक्सीजन लिया था, इस तरफ आती 4 ऑक्सीजन हो गया। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, क्योंकि हमने क्लास 9 में पढ़कर आए हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जितना उठाते हो माल उतना ही ले जाते हो माल, जितना रिएक्टेंट का मास उतना ही प्रोडक्ट का मास। यानी अगर हमें मास को बराबर दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या है, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रहते हैं वो रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे वो हमेशा कैसे रहते हैं, बराबर। जैसे मान लो आपने 2 mg लिया, यहां पर कितने मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम है। ये वाला कलर अगर दिख नहीं रहा है तो कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर अगर ध्यान दिया जाए, हमने 2 mg ले ली, कितने मैग्नीशियम ले लिए, 2 मैग्नीशियम ले लिए, कहां पर, रिएक्टेंट वाले साइड पे। तो ये ऑब्वियस होगा कि जो हमारी प्रोडक्ट वाली साइड रहेगी वहां भी कितने mg रहेंगे, 2 mg। अगर 2 ऑक्सीजन यहां है तो या तो वो 2O हो जाए या तो वो O2 हो जाए। राइट हैंड साइड पे वो हमेशा रहेगा कितना, 2 ऑक्सीजन। यानी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वो पर्टिकुलर रास्ता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्योंकि जब तक हम इनकरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे तब तक हमारे नंबर डिडक्ट होंगे, और एक बार हमने कंप्लीट करके लिख दी तो कभी भी नंबर डिस्टर्ब नहीं होंगे, मतलब खराब नहीं होंगे। अब यहां पर हमसे बोला गया किन किन स्टेप्स को याद रखना, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को अगर हम बात करें, हम क्या लिखते हैं, Mg, इसको क्या लिखते हैं, O2। फिर अगर ध्यान दिया जाए ये क्या बन जाता है हमारा, MgO। अब एक बात ध्यान दो, यहां मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। मैग्नीशियम तो 1 है बट ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 1। तो आपको क्या करना है, एक डब्बा बना लेना है। ये हमने डब्बा बना लिया, यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए ये Mg आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, O2। फिर अगर ध्यान दे ये LHS 1 हो जाएगा हमारा, LHS पे 1 हो जाएगा, RHS पे ये L वाला ले लिया, ये R वाला ले लिया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। Mg यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर भी 1, इस साइड 2 है, इस साइड 1 है। अगर इसे हमें 2 करना है तो हम आगे नहीं लगा सकते, यहां लगाना पड़ेगा। Mg कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 2, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1 into 2, यहाँ पर 2, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2Mg plus O2, और ये क्या हो जाएगा, 2MgO। इतने आसानी से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। अगर हम उसके लेफ्ट हैंड साइड पे और अगर हम उसके राइट हैंड साइड पे बराबर नंबर में क्या लगा दे, उसके एलिमेंट कर दे, उसका मास भी बराबर रहता है, मास भी कभी भी
भी कम नहीं होता है। अब ये सारी चीजें तो हमने देखा कि ये तो बहुत स्टार्टिंग वाली बात है, स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, बट जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो शुरू होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट किस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं। एक रिएक्टेंट है तो वो क्या करता है, दो रिएक्टेंट है तो वो क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट आता है तो क्या होता है, दो आते हैं तो क्या होता है। सबसे पहली जो इक्वेशन है वो कौन सी वाली है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेटा समझना ध्यान से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसके अंदर दो चीजें आपस में कंबाइन हो जाती। क्या दो ही कंबाइन होती है, नहीं, दो ले लो या दो से ज्यादा ले लो। अगर किसी रिएक्शन के दौरान दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं, मैंने ध्यान से बोला सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान दो, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर तुझे सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है आरएचएस पे तो समझ जाना वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर ध्यान दे, हम जैसे हमने क्या ले लिया, यहां पर हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हुए इन्होंने क्या बनाया, वाटर बनाया। ध्यान से देखो, ये हमारा पहला रिएक्टेंट, ये हमारा दूसरा रिएक्टेंट, दोनों आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बट जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसके लिए हो सकता है हमें हीट सप्लाई करना पड़े या हीट को एब्जॉर्ब करना पड़े, यानी कॉम्बिनेशन के अंदर भी हम सब टाइप देख सकते हैं, और यही चीजें अगर हम चाहें तो हमारा जो डीकंपोजिशन है उसमें भी देख सकते हैं। पहला वाला होता है हमारा एंडोथर्मिक, दूसरा होता है हमारा एक्सोथर्मिक। एंडो, एंडो का मतलब है अंदर आने दो, एक्सो मतलब बाहर जाने दो। याद रखना कैसे, एंडो मतलब आने दो, एक्सो मतलब जाने दो। एंडो का मतलब है जब हीट जो आपने सप्लाई की है वो रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उस तरीके की रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। बट किसी रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होने लगे, हीट प्रोड्यूस होने लगे, तो वो होता है एक्सोथर्मिक। जैसे आपने चूना लिया, बढ़िया चूना लिया, चूने को घोल रहे थे, पानी डाला, भपकारे मार के वो ऊपर तक उचक गया, क्योंकि वो कौन सा वाला रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक, बढ़िया हम खाना बनाने बैठे, हमने देखा कि हमने ठंडी ठंडी चीजें डाली, उसको गर्म हीट पे लगा दिया, तो जो हीट थी वो बाहर तो नहीं निकली, बट वो हीट कहां पर एब्जॉर्ब हो गई, वो हमारे रिएक्टेंट में एब्जॉर्ब हो गई। अगर हीट रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो एंडोथर्मिक है, और अगर हीट रिएक्शन के दौरान इवॉल्व हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं उसे हम, एक्सोथर्मिक। ये है हमारे पहले टाइप का रिएक्शन। अब इसी का दोस्त बोल सकते हैं या इसी का जुड़वा भाई बोल सकते हैं। अब भैया जुड़वा भाई बोल रहा हो तो क्या एक जैसा है, नहीं, इसका बिल्कुल अपोजिट है। एक राम है तो एक श्याम है, एक गोरा है तो एक कलुआ है, एक मोटा है तो एक पतला है। यानी भैया क्या कहना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि दो या दो से ज्यादा टाइप के रिएक्टेंट थे, बट यहां पर हम देखते हैं कितना रिएक्टेंट रहता है, एक रिएक्टेंट रहता है। अगर किसी रिएक्शन के दौरान सिंगल रिएक्टेंट है, बट वो रिएक्टेंट क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन होकर दो या दो से ज्यादा क्या बना लेता है, प्रोडक्ट बना लेता है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। जब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी ये कौन सा वाला है, डीकंपोजिशन। अगर ध्यान दिया जाए, वाटर को जब हम हीट करते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सॉरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो मर्क्यूरी अलग हो जाती है और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि हीट क्या करती है, ऑक्सीजन को अलग कर देती है, ऑक्सीजन छोड़कर चली जाती है। ऑक्सीजन बोलती है मैं जा रही हूं, मुझे यहां नहीं रुकना है, तुम मुझे हीट दे रहे हो और मुझे हीट पसंद नहीं है, तो वो क्या करती है, बेचारी उड़कर चली जाती है। बट जो डीकंपोजिशन है ये अकेला नहीं होता है। डीकंपोजिशन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वैरायटी ऑफ रिएक्शन करवाने पड़ते हैं। भैया वैरायटी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, क्या एक से नहीं होगा, कुछ चीजें जो एक से हो जाती, कुछ चीजें जो दो से होती, कुछ चीजें जो तीसरे से होती है। अगर हम ध्यान दें, आप कौन सा वाला करवा रहे हैं, थर्मल डीकंपोजिशन, यानी आपने रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट का यूज किया है, तो वो कौन सा वाला है, थर्मल डीकंपोजिशन। अगर आपने कंपाउंड को या आपके रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए सनलाइट का यूज किया है या किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल लाइट का यूज किया है, याद करो हमारी बुक में सिल्वर क्लोराइड का दिया हुआ है, ब्रोमीन का दिया हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड का दिया हुआ है। जब हम क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में उन्हें रख देते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। यानी अगर हम देखें, जो सिल्वर क्लोराइड है, AgCl2 है, जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में रखा रहता है तो Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, क्योंकि वो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन उस टाइप का डीकंपोजिशन होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। यानी भैया डीकंपोजिशन क्या है, वो टाइप ऑफ रिएक्शन
रिएक्शन जिसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना ले, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीन तरीके का होता है, या तो वो फोटोलाइटिक हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक हो सकता है, और या तो आपका कौन सा वाला हो सकता है, थर्मल डीकंपोजिशन वो हो सकता है। अब पहले दो टाइप की तो पढ़ लिया, अब अगला वाला टाइप है हमारा डिस्प्लेसमेंट। भैया डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेस का मतलब क्या है, डिस्प्लेस का मतलब बेटा अच्छे से समझ, किसी को उठाया दूसरे को फेंक दिया और दूसरे ने अपनी जाकर जगह बना ली, मतलब जगह यहां पर लूटने का काम। जो जगह लूटने वाला काम हो रहा है वो किसका है, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल और एक होता है डबल। एनसीईआरटी में सिंगल डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट कहा गया और डबल डिस्प्लेसमेंट को डबल डिस्प्लेसमेंट कहा गया है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, जब कोई ज्यादा रिएक्टेंट एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, तो भैया हमें एक बात पता है, ज्यादा रिएक्टिव होगा तो लेस रिएक्टिव वाले को लात मारेगा और बाहर निकाल देगा। अब भैया लेस रिएक्टिव ने तो अपना कंपाउंड छोड़ दिया, उस कंपाउंड बेचारे का क्या, तो हाईली रिएक्टिव क्या करता है, उस कंपाउंड को उठाता है, अपना एक नया कंपाउंड बना लेता है। और जो लेस रिएक्टिव रहता है वो हीट के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है या वहीं पर एडेड होकर रह जाता है। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर, ये उस टाइप का रिएक्शन है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रहता है वो रिमूव कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने कंपाउंड से। जैसे ध्यान दो, ए वाले जो भाई साहब हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं, जो बी वाले भाई साहब ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं। तो हम बोल सकते हैं ए जो है वो बी से ज्यादा रिएक्टिव है। अब ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण सी बोलता है बी मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, तो बी को वो क्या करता है, छोड़कर चला जाता है और किसके साथ जुड़ जाता है, ए के साथ जुड़ जाता है, और बी बेचारा यहां पर अकेला हो जाता है। यानी यहां पर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव को अपने कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया। अब एक बात हमें पता है, जो जिंक है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर बेचारा क्या करता है, सल्फेट को छोड़कर चला जाता है। सल्फेट को बोलता है चिट्ठी न कोई संदेश, मुझे जाने का तुम बोल रहे हो, अच्छा चलता हूं मैं जा रहा हूं करके कॉपर अलग हो जाता है। जिंक क्या करता है, इसके साथ जुड़ जाता है। तो हमने देखा जिंक ने क्या करा, कॉपर को लेस रिएक्टिव होने के कारण अपने कंपाउंड से हटा दिया, जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर बेचारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब इसी का एक और भाई आ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भैया ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल का मतलब है दो जगह पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हाईली रिएक्टिव क्या करता है, अपना कंपाउंड छोड़कर भाग जाता है, लेस रिएक्टिव बेचारा ना चाहते हुए अपने कंपाउंड को छोड़ देता है। क्यों, क्योंकि हाईली रिएक्टिव आ चुका है और हाईली रिएक्टिव हमेशा डोमिनेटिंग तौर पे बोलता है जो यहां पे लेस रिएक्टिव है उसको हटना पड़ेगा, तो लेस रिएक्टिव वाला कंपाउंड क्या कर जाता है, बेचारा हट जाता है। तो देखो ये क्या है, एक ऐसे टाइप का रिएक्शन जिसके अंदर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करता है दूसरे कंपाउंड के साथ, और हायर रिएक्टिविटी के कारण जब वो लेस रिएक्टिव को अपने कंपाउंड से हटा दे, तो ऐसे टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। बट आप याद रखेंगे कि जो लेस रिएक्टिव है कौन सा वाला है, जो आपका लेस रिएक्टिव है, मोस्ट केसेस में क्या बना लेता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट को कई जगहों पर हम प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हैं। भैया कैसे याद रखें, डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेट भी याद रखना पड़ेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो टाइप का रिएक्शन होता है जिसके अंदर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने कंपाउंड के साथ, लेस रिएक्टिव एलिमेंट अपने कंपाउंड के साथ जब आपस में रिएक्ट करते हैं। तो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड का जो एलिमेंट है उसका तो नेचर हमेशा ये रहता है कि मैं तो लेस रिएक्टिव को हटाऊंगा अपने एलिमेंट में से, तो लेस रिएक्टिव को वो हटा देता है, और जो बेचारा लेस रिएक्टिव रहता है वो अदर कंपाउंड के साथ मिलकर अगर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, बट अगर उसने प्रेसिपिटेट बना लिया तो उसे हम प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हैं। अगर हम यहां पर ध्यान दें, NaOH हमारी क्या है, बेस, HCl क्या है हमारा, एसिड। Na क्या है, Na आपका जो रहता है वो ज्यादा रिएक्टिव रहता है हाइड्रोजन से, तो Na क्या करेगा, OH को छोड़कर Cl के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन गया, NaCl। H और OH यहां पर क्या बना लेते हैं, H2O। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि Na भी डिस्प्लेस हुआ, H भी डिस्प्लेस हुआ, Na ने H को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, अपना एक नया कंपाउंड बनाया। अब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपना कंपाउंड क्यों छोड़कर जाते हैं, अगर आप ध्यान दें, जो Na है उसको दो अलग अलग चीजों के साथ जुड़कर रहना पड़ रहा है, कहां पर, बेस के साथ, बट जब वो Cl के साथ आया तो अकेला है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना किसको दे दिया, Cl को दे दिया, वो भी फुर्सत, क्लोरीन भी फुर्सत। बट जब Na OH के साथ कर रहा है तो उसे ऑक्सीजन के साथ भी रहना पड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ भी रहना पड़ेगा, और इन दोनों के साथ रहना उसे ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है, जिस वजह से वो क्या करता है, छोड़कर अपने घर चला जाता है, टाटा बाय बाय कर देता है। यानी यहां पर भैया मेनली चार टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर हमने क्या देखा कि जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन हो गया, बट कॉम्बिनेशन में आने दो जाने दो वाली बात भी होती है। आने दो मतलब एंडोथर्मिक, जाने दो मतलब एक्सोथर्मिक। अगर हीट एब्जॉर्ब हो जाए तो वो कौन सा वाला हो जाता है, एंडोथर्मिक। हीट अगर इवॉल्व हो जाए तो वो होता है एक्सोथर्मिक। फिर हम डीकंपोजिशन पर आए, जहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट था, ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना लिए, तो कौन सा हो गया, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन तीन टाइप का था, थर्मल था और इलेक्ट्रोलाइटिक था, फोटोलाइटिक था। फिर हम डिस्प्लेसमेंट पर आए, जहां पर सिंगल एलिमेंट ने कंपाउंड वाले एलिमेंट को हटाकर अपना एक कंपाउंड बना लिया। मतलब भैया जो हायर रिएक्टिव है वो लेसर रिएक्टिव को हटा देता है, अपना एक कंपाउंड बना लेता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने कंपाउंड को छोड़कर नया कंपाउंड बनाता है, लेस रिएक्टिव को हटाकर। और लेस रिएक्टिव बेचारा क्या करता है, दूसरा वाला जो कंपाउंड रहता है उसके साथ या तो पूरा डिसॉल्व हो जाता है या तो प्रेसिपिटेट बना लेता है, जिस वजह से इसे डबल डिस्प्लेसमेंट या तो डबल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब अगर ध्यान दिया जाए, हमारे चैप्टर के लास्ट वाले जो टॉपिक है उसमें दिया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब दोनों एक साथ हो जाएं, जब दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, रिडॉक्स बना लेते हैं। तो याद रखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो जहां पर ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए। ऑक्सीजन जुड़ रही है मतलब ऑक्सीजन ने बोला आजा मैं तेरे साथ जुड़ जाती हूँ, हाइड्रोजन ने बोला नहीं नहीं मुझे दूर रहने का है। तो अगर हाइड्रोजन हट रहा है ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो कौन सा है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ जाता है ऑक्सीजन हट जाता है, क्योंकि वहां पर रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन वो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, रिडक्शन वो जिसमें ऑक्सीजन हट जाए। ऑक्सीडेशन वो जिसमें हाइड्रोजन हट जाए, रिडक्शन वो जिसमें हाइड्रोजन आपकी जुड़ जाए, तो इसे हम बोलते हैं रिडक्शन। बट कई रिएक्शन में दोनों चीजें एक साथ हो जाए तो इसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ध्यान दो क्या बोला गया, ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर आप क्या करते हैं, इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, प्लस हो रही है, या तो यहां पर हाइड्रोजन भैया क्या कर जाते हैं, हट जाते हैं। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ध्यान दो यहां पर हमने क्या किया, कार्बन को ले लिया, कार्बन को किसके साथ लिया, हाइड्रोजन के साथ। कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या कर गया, जुड़ गया। यहां पर अगर ध्यान दिया जाए, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जुड़ना, भैया जुड़ने को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है तो इसे बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मतलब भैया ये वाला जो एग्जांपल है किसका है, आपका रिडक्शन का है, क्योंकि यहां पर आपकी हाइड्रोजन क्या कर रही है, जुड़ रही है। हाइड्रोजन क्या कर रही है, जुड़ रही है। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन का। इसकी अगर हम बात करें, यहां पर मान लो हमने हाइड्रोजन ले लिया, इसके साथ ऑक्सीजन को ऐड करवाया, तो ये क्या बन जाता है, 2H2O। तो ये किसका है, ऑक्सीडेशन का। अगर ध्यान दे दी, ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन हट जाए या तो हाइड्रोजन क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन आसान, ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन आसान, ऑक्सीजन का हटना। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या रहता है आपका, रिडक्शन। हाइड्रोजन का हटना क्या रहता है आपका, ऑक्सीडेशन। ये वाला जो एग्जांपल है ये रिडक्शन का है। किसका है, ये रिडक्शन का है। अब यहां पर ध्यान दो, ये फेरिक ऑक्साइड थी, इसको हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। अब हम कई बार पढ़ चुके हैं, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो किसी से भी ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, छीन लेता है। जो ऑक्सीजन को छीन रहा है, जो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, छीन रहा है, ऐसे लोगों को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जो छीन रहा है उसको क्या बोलते हैं, छीनने वाला। छीनने वाला जो रहता है वो क्या करता है, रिड्यूसिंग रहता है। और जो छोड़ देता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उसे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन को छोड़ दे, किसी और को दे दे, वो ऑक्सीडाइजिंग। जो किसी और से ले ले वो कौन सा हो जाता है, रिड्यूसिंग। अगर हम यहां पर ध्यान दें, फेरिक ऑक्साइड ने कार्बन मोनोऑक्साइड को अपनी ऑक्सीजन दे दी, यानी ये जो है ये कौन सा वाला है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा वाला एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये कौन सा वाला है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा वाला एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको अपनी किताब में लिख लेना। और अगर ये रिएक्शन दोनों एक साथ हो जाएं, दोनों एक साथ हो जाते हैं, O2 का प्लस होना या O2 का माइनस होना, या हम बात करें H का प्लस होना या H का माइनस होना, किसी एक ही रिएक्शन के दौरान हो जाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं ऐसे रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन। अब भैया अगला टॉपिक जो है ये है करोजन। भैया करोजन का क्या मतलब है, मैंने घर के बाहर जाके देखा, मेरा जो गेट था पिछले साल पेंट होने बड़ा चमक रहा था, बढ़िया कल्लू सा लग रहा था, बढ़िया काला 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 दिख रहा था, क्योंकि हमने पेंट करा। बट एक साल जब बारिश होती रही, धूप पड़ती है, तो अगले साल मैं देखता हूँ उसकी पपड़ियां निकल रही। अब भैया पपड़ियां क्यों निकल रही है उसकी, क्योंकि जब कभी हमारा आयरन या आयरन रिलेटेड हमारे जो भी प्रोडक्ट रहते हैं या मेटल रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड
फिर अगर हम बात करें एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये क्या करते हैं, करोजन। क्या करते हैं, करोजन। भैया करोजन क्या है, करोजन वो पर्टिकुलर स्लो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा मेटल डिके हो जाता है और क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है। किस वजह से, एक्शन ऑफ एयर की वजह से, मॉइस्चर और एसिड की वजह से, तो उसे क्या बोलते हैं, करोजन। करोजन वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें हमारा मेटल अपनी लेयर को दिन ब दिन कम करता जाता है, खोता जाता है, क्योंकि वो एयर के साथ, एयर के अलावा एसिड के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके जो लेयर फॉर्म कर लेता है जिसकी वजह से मेटल डिके हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम करोजन कहते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आज पेंट करा कल की कल खराब हो जाएगा, उसमें थोड़ा समय जरूर लग जाता है। स्पेशली यहां पर अगर हम आयरन की बात करें तो स्पेशली आयरन वाले को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग, क्योंकि यहां पर जो हमारा आयरन रहता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है एयर के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, और रेड ब्राउन कलर की एक फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट कहते हैं। आप कभी देखना आपके जो लोहे वाले आर्टिकल रहते हैं उस पर जंग लग जाती है, तो जंग लगे वाले आइटम को हम क्या बोलते हैं, रस्ट फॉर्म हो गई है। तो जब कभी किसी एलिमेंट के ऊपर रेड ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस बन जाए तो समझ जाना आपका आयरन रस्ट खा चुका है और उसे जल्दी से जल्दी हमें पेंट करना पड़ेगा या तो रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरा खराब हो जाएगा और हमारे घर से गायब हो जाएगा। बढ़िया रात तक आपके घर के बाहर गेट लगा हुआ था, सुबह उठते ही वो गायब हो गया। तो ये क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 इंटू 10H H2O ले लेते हैं, 10H2 नहीं H2O ले लेते हैं, तो ये क्या है हमारा रस्टिंग। अब यहां पर अगर हम बात करें करोजन से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, ऑयलिंग और पेंटिंग से, अलॉइंग से। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जिंक की एक पतली लेयर चढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसी और मेटल की एक थिन लेयर को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उस पर कोट कर देते हैं। ऑयलिंग और पेंटिंग आपको पता ही है। अलॉइंग में हम क्या करते हैं, दो अलग अलग मेटल या एक मेटल और एक नॉन मेटल को आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, करोजन का प्रोसेस यहां पर शुरू हो जाता है। अब हमें ऐसा लगता है कि ये जो करोजन है, या हम बात करें ये जो हमारी चीजें खराब होती है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे केस में होती है, मेटल में होती है, बट ऐसा नहीं है। आपका खाना बढ़िया, मैं चिप्स लेकर आया, मैंने चिप्स के 2 पीस खाए या मैंने बिस्किट के 2 पीस खाए, अब मैंने उसे रख के भूल गया और मैं अपना कोई काम करने लगा। अब मैं थोड़ी देर बाद जाके देखता हूँ, अब थोड़ी देर मतलब 2 मिनट 5 मिनट नहीं, 2-4 घंटे 5 घंटे बाद जाके देखता हूँ, मैंने उसमें से एक चिप्स निकाली। अब भैया मैंने चिप्स निकाली तो उसका टेस्ट पूरा ही बदल गया, उसका बिस्किट का पूरा टेस्ट बदल गया। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा खाना रहता है, खाने के अंदर क्या क्या रहता है, ऑयल रहता है, फैट रहता है। अब ये ऑयल और फैट जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ या अदर चीजों के साथ कंबाइन हो जाता है तो इसका टेस्ट हो जाता है खराब। भैया टेस्ट क्यों खराब हो जाता है, चिप्स और बिस्किट बोलते हैं तूने मुझे ऑक्सीजन के साथ छोड़ा है ना, अब मैं तुझे बताता हूं मैं किस तरीके से खराब हूं, तो खाना खराब हो जाता है। भैया खाना खराब होने का मतलब क्या है, खाना हमारा सड़ जाता है। सड़ने का, सड़ना एक गलत वर्ड है, सड़ना नहीं। मान लो खाना बास जाता है, क्या बोलते हैं, बस गया खाना या बुझ गया खाना, ऐसी कोई टर्म रहती है। तो जब उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। जो हमारा खाना रहता है अगर वो खराब हो गया, क्या हो गया, खराब हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें हमारा जो खाना है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर, मॉइस्चर और अदर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके अपने टेस्ट को खराब कर देता है, स्मेल को खराब कर लेता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। भैया टेस्ट खराब हो गया यानी उसे हम नहीं खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। क्यों नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उसका जो टेस्ट रहता है वो बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाता है, उसे हम खा भी नहीं सकते। बट भैया जैसे आपने मेटल को बचवा दिया गैल्वेनाइजेशन करके, रेंसिडिटी से भी हम बच सकते हैं अगर हम अपने खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखें। जैसे आजकल तुमने डब्बे देखे होंगे, डब्बे बहुत ज्यादा टाइट आते हैं, उसके अंदर एयर नहीं जाती। जब एयर नहीं जाती तो वो क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में आपकी अलग अलग तरीके के मटेरियल आ सकते हैं जिनको डालने पर किसी भी प्रकार की गैस या अदर मटेरियल क्या नहीं करते हैं, हमारे खाने के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, खाने को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, कम टेम्परेचर होने की वजह से वो खराब नहीं होते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। मिलेंगे अगली वीडियो 2 या 3 दिन बाद आएगी साइंस के, उसके साथ। तब तक आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट करके रखना है। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जिन्हें आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो ये चैप्टर और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगर हम बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली कर लेंगे, और अगर कर लेंगे तो आपके जो कुछ डाउट्स इससे बच गए होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज था हमारा डे नंबर 1, कल मिलते हैं हम रियल नंबर के साथ डे नंबर 2 में, और रियल नंबर को सबक जरूर सिखा देंगे। चलिए मिलते हैं।